नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आइए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों का ये दूसरा सीरीज़, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व विरासत का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। ये UPSSC, पेट, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, SSC, किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, जिसमें हम आपको पहला सीरीज़ करा चुके हैं। ये आज हमारा दूसरा सीरीज़ है। अपने पहले सीरीज़ में मैंने 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का विश्लेषण किया है और अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 41 से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, ठीक है, दिख रहा पूरा। निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो सही ऑप्शन है ए, उपगुप्त ने अशोक महान को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ विश्लेषण बातें। सिंहली जनश्रुतियों के अनुसार, सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। ठीक, तत्पश्चात मोगालीपुत्र तिस के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया, जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? तो सही ऑप्शन है अजंता की गुफा से सब मिलता है, उत्कृष्टतम रूप चित्रकला की। ठीक है, गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इनमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। अजंता की 16वीं, 17वीं, 19वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दाहशाला किसने लागू की थी? तो सही ऑप्शन है सी, टोडरमल ने लागू की थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। मुगल काल में अकबर के समय भू राजस्व की एक प्रथा आईने दाहशाला टोडरमल ने 1580 और 81 ईस्वी में लागू की थी। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिवर्ष अनाज के उत्पादन की दरें निर्धारित की गई और उसका 10 वर्षीय औसत निकाल लिया गया और यही लगान निर्धारण के लिए आधार बना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? तो सही ऑप्शन है लाला हरदयाल। सही ऑप्शन है ए, लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के बाहर से गति प्रदान करने के लिए 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापित किया। इस दौरान विभिन्न भाषाओं में अनेक लेख प्रकाशित होने के कारण इसे 1857 की क्रांति की याद में हिंदुस्तान के रूप में भी जाना गया। हिंदुस्तान गदर
के रूप में भी जाना गया। 1857 की क्रांति की याद में हिंदुस्तान गदर के रूप में भी जाना गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? मीर बख्शी सेना विभाग को देखता था। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है बी, मुगलकालीन प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग को देखता था। ठीक, सेना की भर्ती, वेतन, सैनिक संगठन आदि का रिकॉर्ड रखना, बादशाह के सामने प्रस्तुत करना, इसका काम हुआ करता था। सेना में नवाचार, साजी सामान और सैनिकों का निरीक्षण भी समय पे करना इसी के काम हुआ करता था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया? तो सही ऑप्शन है ए, बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में रखा गया था बर्मा के। तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते प्रतिरोध के देखते हुए 21 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल में रखा, जिससे क्रांतिकारियों का मनोबल गिर जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? तो सही ऑप्शन है सी, देवगढ़ में स्थापित है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की नागर शैली का उत्कृष्टतम रूप है। ठीक, और देखते हैं आगे कुछ। इस मंदिर में गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं हैं, जैसे शिखर युक्त मंदिर, गर्भगृह में मुख्य मूर्ति, मंडप में गंगा यमुना की भित्ति मूर्तियां आदि। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ? किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ? ठीक, तो सही ऑप्शन है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि 1920 का कांग्रेस का सामान्य वार्षिक सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो सही ऑप्शन है डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक, आइए देखते हैं, कुषाण शासक कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हो गया। इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन भी होगा, हीनयान और महायान में दो भागों में ये बट गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अकबर कालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो सही ऑप्शन है ए, लहरदार मेहराबों का प्रयोग। अकबर कालीन स्थापत्य की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु लहरदार मेहराबों का प्रयोग नहीं होता था। अकबर के स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वयन, मकबरे के आसपास चारबाग, जबकि लहरदार मेहराबों का प्रयोग शाहजहां के स्थापत्य की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या नंबर, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और इसका देखते हैं कुछ विशेष व्याख्या। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत क्षेत्र में नेतृत्व किया था और खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की
और आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें लाल कुर्ती दल की स्थापना की, उन्होंने लाल कुर्ती दल की भी स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो सही ऑप्शन है सी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। फिरोज तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। सिंचाई हेतु निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही ऑप्शन है बी, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। देखिए, इन प्रश्नों को हम 2 से 3 बार दोहरा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए एक ही बार में। ठीक है ना, जिससे कि आपको पढ़ने में दोबारा वीडियो देखने के टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ेगा। आप अपने कॉपी की लेके बैठिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसमें जो व्याख्या हम बताते हैं, इसमें जो व्याख्या भाई महत्वपूर्ण, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मेरे 2 बार 3 बार रिवीजन करने तक आपको इतना टाइम मिल जाता होगा कि आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकें। ठीक है ना। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर सन 1929 में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया था। इसीलिए हमारा संविधान जो है 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक है ना, बन के तैयार हो गया था नवंबर में ही। ठीक, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद जमैद खाना मस्जिद है। तो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमैद खाना लाल पत्थर से बनी थी तथा यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। यह भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। कौन सी मस्जिद? जमैद खाना मस्जिद लाल पत्थर से बनी हुई। ठीक, जमैद खाना मस्जिद की बात कर रहा है यहाँ पे। ऊषा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में करवाया था। ठीक, ऊषा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में करवाया था। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में बनी थी। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में बनी थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला? तो सही ऑप्शन है इसका गुर्जरा का अभिलेख, ये कर्नाटक से नहीं मिला। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में मिला है। बाकी मास्की, उदेगोलन, निट्ठूर ये कर्नाटक से मिले हैं। ठीक, आइए देखते हैं कुछ व्याख्या। मौर्य सम्राट अशोक महान ने अपने नाम के अनेक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, जिसमें गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। ठीक, अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक डोरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर किया था। ठीक, 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है डी, बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बहुत आगे पीडीएफ खिसक गया था। ठीक है, थोड़ा बैक कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, माफ़ कीजिएगा। ठीक, तो हम बता रहे थे 55 नंबर हो गया था हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखे अच्छा। ठीक, शुरू करते हैं।
अश्वघोष कृत बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित को बुद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम व कानूनों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का वर्णन है। ठीक है ना। अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सही ऑप्शन है ए। मुगल काल में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने लाल किले के पास लाल बलुआ पत्थर से करवाया। इसकी मुख्य विशेषता इसके विशाल ऊंची मीनारें व गुम्बद हैं। ठीक। इसे शाहजहां के काल का धार्मिक स्थापत्य काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसे शाहजहां के काल का धार्मिक स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। ठीक। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर था? दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर था? तो सही ऑप्शन है सी। इंग्लैंड डेबिट्स टू इंडिया। इंग्लैंड डेबिट्स टू इंडिया। ठीक है। व्याख्या देखते हैं इसका कुछ। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया अर्थात इंग्लैंड भारत से एक तरफा धन का प्रवाह कर रहा है की ओर ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेज कच्चे माल का निर्यात कर उससे उत्पाद निर्मित करके पुनः भारत में आयात करते थे। रेलवे की स्थापना आदि की। ठीक। रेलवे की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। इसका मतलब ये है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सब पढ़ा गया था। ठीक है। अशोक महान के अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 में मिली। पढ़ने का सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 में मिली। प्रथम बार पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जिसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में गाड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो सही ऑप्शन है डी। लोधी वंश की विशेषता थी। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति लोधी काल की वास्तुकला की विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोधी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। इसकी विशिष्टता इसमें दोहरे गुम्बद का प्रयोग है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था? तो सही ऑप्शन है डी। अलाउद्दीन खिलजी। आपको बता दें ये जो पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं ये न्यू उत्कर्ष चैनल का वीडियो है, पीडीएफ है, जिससे हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं। साम्राज्य विस्तार का अति महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान किए, जिसमें उसने 1294 ईस्वी में देवगिरी का राजा रामचंद्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। देवगिरी के राजा रामचंद्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। किसने प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त की। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला अलाउद्दीन प्रथम तुर्क शासन था। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला अलाउद्दीन प्रथम तुर्क शासक था। ठीक है ना। वर्तमान समय में विंध्याचल जो पर्वत है ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। यहीं से उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन माना जाता है। ठीक है। हालांकि विभाजन नहीं, हमारे समझने के लिए वर्तमान समय में इसको उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। नहीं तो सोचो अभी भारत का विभाजन हुआ है इसमें। ठीक। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। सही ऑप्शन है ए, 1940 में हुआ था। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है। इस अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। ठीक। यहीं से मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र की मांग की गई थी कि मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल कालीन शासक की सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा गया? सही ऑप्शन है सी, शेरशाह को। डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा। डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था की थी। शेरशाह ने सोनार गांव से पंजाब में अटक तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसे सड़क आजम कहा जाता है। ठीक है। सड़क आजम कहा जाता है। ग्रांड ट्रंक का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। सोनार गांव से पंजाब में अटक तक ग्रांड ट्रंक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। सड़क आजम के नाम से जीटी रोड, जिसको हम बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, सड़क आजम के नाम से भी जाना जाता था। कानूनगो ने शेरशाह को धूल में खिला फूल कहा। कानूनगो ने शेरशाह को धूल में खिला फूल कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? सही ऑप्शन है डी, इब्न बतूता। मोरक्को निवासी विदेशी यात्री इब्न बतूता सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसने अपनी किताब रिहला में तत्कालीन इतिहास की जानकारी लिखी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? तो सही ऑप्शन है डी, फरगना का निवासी था। कहाँ का निवासी था? फरगना का बाबर निवासी था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। बाबर फरगना का निवासी था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने पानीपत, खानवा आदि युद्ध जीतकर मुगल शासन का विस्तार किया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी? सही ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी ने ये संज्ञा दी थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा था, जिसने भारत के विभाजन की वकालत की थी। इसलिए गांधी जी ने उसे उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? निम्नलिखित में किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? तो सही ऑप्शन है बी, जयपाल ने। मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। जयपाल पर आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था, जिसमें जयपाल पराजित हो गया और आत्मग्लानि होने पर स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ और जान लेते हैं। जयपाल का राज्य पंजाब के सिंध तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। ठीक। देखते हैं प्रश्न अगला। निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो सही ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी व नंदी की आकृति, दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। कुछ सिक्कों पर मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ रहता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरणवाणी
विलास की उपाधि प्रदान की थी? तो सही ऑप्शन है बी, तानसेन को। तानसेन को मुगल बादशाह अकबर ने संगीतकार तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन ग्वालियर के निवासी थे। उन्होंने रुद्र वीणा वाद्य यंत्र की खोज की एवं मियाँ की रोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी, कन्हरा जैसी रागों का आविष्कार किया। कौन कौन से रागों का आविष्कार किया? मियाँ की रोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी, कन्हरा जैसे रागों का आविष्कार किया। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो सही ऑप्शन होगा इसका ऋग्वेद में मिलता है। तो सही ऑप्शन है डी। देखते हैं को सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में अथर्ववेद में भूमि को माता, अधर्ववेद में कहा गया। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में भूमि को माता, अथर्ववेद में कहा गया। ठीक है। सोमपेय पदार्थ के देवता थे जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। ठीक। ये थोड़ा जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है ना, इसको ठीक है। नहीं, सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। भूमि को माता अथर्ववेद में कहा गया। ठीक है, इतना ठीक है। ये थोड़ा अलग लिख गया था ना। बंगाल के बाहर शेष भारत के स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? तो सही ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक रूप से बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 लागू हुआ। ठीक, इसलिए इसको 16 अक्टूबर इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ के टैगोर पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल से बाहर महाराष्ट्र व शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल के विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? तो सही ऑप्शन है बी, असहयोग आंदोलन। देखते हैं इसमें व्याख्या, महत्वपूर्ण व्याख्या है इसकी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए। पहला रचनात्मक कार्यक्रम, हाथ से बुनाई एवं कताई को प्रोत्साहन देना। राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना। दूसरा क्या था? नकारात्मक कार्यक्रम, सरकारी उपाधियों के सामानों को लौटाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना आदि। गांधी जी ने सितंबर 1921 में कहा कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो सही ऑप्शन है गौतमी प्रजापति, है ना। गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। यह महाराजा शुद्धोधन की पत्नी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त दरबार के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो सही ऑप्शन है चरक नहीं शामिल थे। बाकी कालिदास व वररुचि वराम ही शामिल थे। ठीक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में नवरत्न कालिदास, वेताल भट्ट, घटकरपर, शंकु, छपड़क और वररुचि अमर सिंह, धन्वंतरी एवं वरामिहिर थे। ठीक। चरक कनिष्क यानी कुषाण वंश से कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष व नागार्जुन जैसे बौद्ध विद्वान रहते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था? सही ऑप्शन है डी, अशोक को भेजा गया था। मौर्य शासक बिंदुसार में तक्षशिला का विद्रोह दबाने अशोक को
भेजा गया था। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक विद्रोह दबाने में सफल हुआ। इससे प्रसन्न होकर बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया? तो सही ऑप्शन है बी, स्कंदगुप्त ने। गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। हूण मध्य एशिया की एक खाना बदोश जनजाति थी। स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक था। स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपलित ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये जो पुस्तक है इनका मिलान कराना है। तो देखते हैं, मेघदूत की रचना किसने की थी? मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने और मृच्छकटिका के शूद्रक। तो सही ऑप्शन है डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक के साथ किया था? तो सही ऑप्शन है ए, रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासकों ने वाकाटकों से वैवाहिक संबंध बनाकर शकों को भारत भगाया। गुप्त शासकों ने वाकाटकों से वैवाहिक संबंध बनाकर शकों को भारत से भगाया। वाकाटक दक्षिण भारत का राजवंश था। बिना सहयोग के शकों को हराना आसान नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर, विहार और देश इसको सुमेलित करना है। तो ओंकार वाट मंदिर किस देश में है? तो सही ऑप्शन है कंबोडिया, डी। और माइसन टेम्पल कहाँ पे है? तो माइसन टेम्पल वियतनाम में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, है ना। ओंकार वाट मंदिर कंबोडिया में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय 1113 से 1145 ईस्वी में ओंकार वाट का विष्णु मंदिर बनवाया। यह मेकांग नदी के किनारे 1125 में बना तथा इसमें चोल व खैमेर वास्तुशैली का प्रयोग देखने को मिलता है। माइसन टेम्पल चंपा आधुनिक नाम वियतनाम। ठीक, आधुनिक नाम वियतनाम। यहाँ पर भद्रवर्मा ने माइसन में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ के मंदिरों में चालुक्यों के स्थापत्य निर्माण शैली का अनुसरण किया जाता है। चंपा की शेष शाही विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई। चंपा से शेष शाही विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई। बोरोबुदुर मंदिर जावा, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। यह 8वीं सदी में जावा के शैलेंद्र शासकों द्वारा बनवाया गया। इसकी खोज 1885 ईस्वी में सर टॉमस रैफलेन ने की थी। आनंद विहार वर्मा म्यांमार के पैगन में आनंद मंदिर बौद्ध मंदिर है। भारतीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित है। आनंद मंदिर का निर्माण 1105 ईस्वी में क्यान सिद्ध श्री युवा भुवनादित्य ने कराया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुसंग शाह ने कराया? तो सही ऑप्शन है बी, मांडू का किला हुसंग शाह ने करवाया था। ठीक, तो आज बस यहीं तक देखते हैं। बाकी का प्रश्न आगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।